जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होप यू ऑल आर डूइंग प्रिटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए आपको लगे हुए हो। कंटिन्यू करते हैं, ये पार्ट 2 है हमारा, जिसमें हम लोग बीपीएससी का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट पेपर था, इसीलिए हम लोग इसमें मिक्स्ड पूरा पेपर ही एनालिसिस कर रहे हैं। अब जो आगे वीडियो आएगा जैसे कि फिजिक्स का, तो जितना अभी तक का फिजिक्स का क्वेश्चंस आए हुए हैं 70-80, उसको एक साथ हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे हो और अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे बीपीएससी निकालना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो को आप फॉलो करना शुरू करें। हमने हमेशा कहा है कि अगर किसी भी एग्जाम को अगर एस करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो प्रायर थिंग होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दी पीटी पेपर, और उस एग्जाम का कोई भी एग्जाम दोगे तो उसका पेपर को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो पीटी का पेपर सबसे पहले इसका एनालिसिस करना जरूरी है। हम लोग ऑलरेडी अगर देखेंगे तो काफ़ी दूर तक हम लोग ने कर लिया है। टोटल हमने इसमें 15-20 क्वेश्चंस कर लिया, तो 20 क्वेश्चंस के हम लोग इसमें आगे जाएंगे। कोशिश रहेगा कि एटलीस्ट ये पीपीटी आपका पीडीएफ फॉर्म इसको आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाए, ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, कल हमने ये सब कर लिया है, तो प्लीज़ पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा। ये सबसे लेटेस्ट पेपर है जो बीपीएससी अभी करवाया है, एई का पेपर। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एएसए दे रहे हो, सब एग्जाम में ये आपका काम आने वाला है। ठीक है, 20 नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये करंट का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और बहुत ही डीप एनालिसिस आपको करवाया गया है करंट का। विच इंडियन स्टेट इज होस्टिंग द मेंस कप हॉकी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको करवाया। कुछ पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बिहार का बात करें, इसका कुछ आंसर आप कमेंट करोगे। सबसे पहले अगर हम लोग बिहार का बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2025 हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2025 हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपके बिहार के डिफरेंट जो सिटी है वहां आपका हुआ है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि टॉप पे कौन था, कौन सा स्टेट जो था इस पे टॉप था, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र जो था इस पे आपका टॉप पे था। आपको ये चीज याद रखना है। बिहार का ये भी आपको पूछा जाएगा कि बिहार का रैंकिंग इसमें कितना था, कितने मेडल जीते, ये सबने बहुत अच्छे से हमने आपको करवाया। अभी आपको याद रखना है कि बिहार का जिसमें रैंकिंग था, ठीक है, वो आपका 15th था। कितना था आपका 15th जो था, इसमें बिहार का रैंकिंग आपका था। ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसका जो मैस्कोट, हर एक क्या होता है, एक मैस्कोट होता है। ठीक है, तो जो मैस्कोट जो था, ठीक है, मैस्कोट जो था वो कौन था, तो आपको याद रखना है मैस्कोट जो था इसका नरसिम्हा था। नरसिम्हा, ठीक है, आपको याद रखना है क्या था, मैस्कोट जो था नरसिम्हा था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आप देखिए, आगे जो है इसका और क्या क्या क्वेश्चन जो बिहार से बने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि बिहार में क्या हुआ है कि आपका खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2025 जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो आपका बिहार में हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा। इस बार टॉप पे कौन रहा है, कौन सा स्टेट था जो टॉप पे था, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, तो वो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता है वो जीता है आपका महाराष्ट्र। बिहार का रैंकिंग कितना था, तो बिहार का जो रैंकिंग था आपको याद रखना है, बिहार का रैंकिंग जो था वो 15 था। कितना था आपका बिहार का रैंकिंग जो था आपका 15 था। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो मैस्कोट कौन था, तो मैस्कोट जो था आपका, उसको नाम दिया गया था आपका गज सिम्हा। नरसिम्हा में बोल रहा है यहाँ, ठीक है, गज सिम्हा, गज, क्योंकि इसमें हाथी और सिंह को दोनों को साथ में किया गया था। ठीक है, तो जो था आपका गज सिम्हा था।
तो बिहार में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। टॉप स्टेट पे कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा, ठीक है। बिहार का रैंकिंग कितना था, तो 15 था। कितना मेडल बिहार ने जीता, तो टोटल 36 मेडल जीता, ठीक है। मैस्कोट कौन था, तो मैस्कोट था आपका गज सिम्हा। इसी तरीके से बिहार से आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो आपका एशियन गेम हुआ था, आपके बिहार में ही हुआ था आपका एशियन गेम, हॉकी एशियन, ओमेन का, ठीक है, महिला हॉकी एशियन, जो आपका जो स्पोर्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये भी आपका बिहार में ही हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, मैंने क्या बोला, एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ था वो भी आपका बिहार में ही हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें इंडिया जो था जीता था, ठीक है। किसको हरा के, तो चाइना को हरा के जीता था, अच्छे से याद रखिएगा। और इसका जो मैस्कोट क्या था, तो जो बिहार का, ठीक है, बिहार का जो स्टेट बर्ड है, राक्षीय पक्षी है, वो है आपका गोरैया। गोरैया डेट मीन्स स्पैरो, तो स्पैरो आपको याद रखें। गुड़िया जो थी यहाँ आपका मैस्कोट था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ है विच इंडियन स्टेट होस्टिंग द मेंस हॉकी, इसको आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। और कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको करंट से याद रखना है, जैसे कि 2025 का जो ओमेन, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है, ओमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा ये होगा आपका, कौन होस्ट करेगा, तो इंडिया और श्रीलंका करेगा, इंडिया एंड श्रीलंका करेगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा कि 33वां नंबर का जो आपका जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था आपका पेरिस में, तो जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, 34वां नंबर का, 2028 में होगा 34वां नंबर का, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, तो आपको याद रखना ये होगा आपका लॉस एंजलिस यूएस में, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस एंजलिस आपका यूएस में होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा 2026 में क्या होने वाला है, आपका मेंस फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। मेंस फीफा वर्ल्ड कप, फीफा मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, तो मेंस का फीफा वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, वो आपका कहाँ होगा, तो कनाडा, यूएस और मेक्सिको, ये 3 देश जो है, कनाडा, यूएस और मेक्सिको जो है सम्मिलित रूप से इसको क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और 2027 में आपका ओमेन का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कहाँ होगा, तो वो आपका ब्राजील में होगा। एशियन गेम कहाँ होने वाला है, जो कि 2026 में आपका होने वाला है, जो कि 19वां होगा। तो आपको याद रखना है जो 2026 वाला है, जो वो कहाँ होगा, आपका जापान में होगा, जिसमें योगा को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ करेंट के क्वेश्चंस थे, इसका आंसर आप दोगे बाकी का, ठीक है। करंट बहुत ही डिटेल में आपको एनालिसिस करवाया गया है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे, जितना फैक्ट बन सकता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप कह सकते हो बहुत ही लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, बट आपको बेसिक समझ आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। संपीडन एंड विरलन, संपीडन मतलब होता है कंप्रेशन एंड विरलन मतलब होता है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो किस टाइप के वेव में देखा जाता है, यहाँ पूछा गया। कॉमन सेंस हमने आपको एक चीज़ समझा है, जब भी आप साइंस देखते हो तो उसको आपको बेसिकली आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच सकते हो, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। देखिए साइंस के क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन इसका जो सही आंसर होगा कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो देखा जाता है, ये देखा जाता है आपका साउंड वेव में। पहला क्वेश्चन आप जो किस पॉइंट में, जिस तरीके से मैं बोला उसमें आप समझना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब कण है, जैसे कि धूल कण है यहाँ, ठीक है, ठीक है, तो धूल कण है या कोई भी कण है, ठीक है, जब वाइब्रेट होगा, जैसे कि आवाज हुआ, कैसे आवाज हुआ, आवाज हुआ, तो इसी चीज को अगर हम निर्वात में जाके करते हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा। वैक्यूम में आवाज आपका नहीं दिखेगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो वैक्यूम जो होता है, जो निर्वात होता है, उसमें आपका साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो पहले याद रखिएगा, जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो कंपन से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है, कोई भी साउंड है अगर सेम आवृत्ति का है, क्वेश्चंस पूछे गए, ध्यान से समझना, सेम आवृत्ति के अगर कोई भी अगर साउंड है तो उसको सिंगल टोन जिसको बोलते हैं ना, एक टोन से बात कर रहे हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हो। जैसे कि हम लोग ऑर्केस्ट्रा बजाते बहुत सारे, सब लोग क्या बोलते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे बजाना है। शादी वादी में अगर वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी से बजा रहा है, वो कोई अलग फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, तो क्या होगा, आपको अच्छा साउंड नहीं लगेगा। तो सेम टोन पे बजाते हैं। तो जब सेम फ्रीक्वेंसी का अगर कोई साउंड होता है, सेम आवृत्ति का अगर कोई आपका साउंड होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का अगर आपका साउंड होगा, तो आपको याद रखना है वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा, एक भी पूछा जाता है कि जो पिच जो होता है, जैसे पिच, ठीक है, पिच, साउंड का पिच किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा आपका फ्रीक्वेंसी पे ही आपका
जो पिच है साउंड का वो डिपेंड करता है। जो चीज़ मैं बताऊँ आप ध्यान से समझते हुए जाना, ठीक है। हमने बोला जो सेम फ्रीक्वेंसी होता है उस टाइप का जो साउंड होता है उसको हम लोग टोन बोलते हैं। अरे एक टोन में बात कर रहा है, मतलब सेम बोलते जा रहा है वही फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कम ज़्यादा नहीं कर, सेम फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। मैंने कल समझाया था फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में सेम रिलेशन होता है, फिर आवृत्ति और ऊर्जा में सेम रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी सेम, टोन होगा उसको हम लोग टोन बोलते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को। और जो पिच जो है बोलता है ना, पिच, इसका पिच बहुत ज़्यादा है। तो पिच किस पे डिपेंड करता है? आपका साउंड पे डिपेंड करता है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो कंपन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड क्या है? एक आपको याद रखना है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग, साउंड क्या है आपका? यांत्रिक, दैट मीन्स आपका मैकेनिकल वेव है। क्या है आपका? यांत्रिक तरंग है। और जनरली आपको याद रखना है, जब भी हम लोग लिक्विड का बात करेंगे, चाहे हम लोग सॉलिड का मतलब लिक्विड या गैस मतलब एयर भी गैस में आता है, तो हमेशा याद रखना लिक्विड और गैस में साउंड जो होता है हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य तरंग के फॉर्म में ट्रेवल करता है। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल। और यही लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल जितने भी वेव होते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं? आपका संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न और विरलन, दैट मीन्स आपका कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। जैसे साउंड होता है ना, साउंड ऐसे होते हैं, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो साउंड जो है कैसे ट्रेवल करता है, तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में करता है। किस तरीके का वेव होता है? तो अनुदैर्घ्य और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। और साउंड जो है बेसिकली एयर और लिक्विड में कैसे ट्रेवल करता है? तो आपको याद रखना है जो आपका लिक्विड और जो गैस में ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में करता है, दैट मीन्स अनुदैर्घ्य तरंग के फॉर्म में करता है। बट याद रखना, जब अगर मैं सॉलिड लिख देता हूँ तो सॉलिड में क्या होता है? साउंड जो होता है आपका कैसे? आपका सॉलिड में क्या होता है? ये आपका ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूड, ठीक है, दोनों फॉर्म में करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम लोग सॉलिड का बात करेंगे तो जो साउंड जो होगा वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड दोनों फॉर्म में आपका ट्रेवल करेगा। जब ठोस का बात करेंगे, अगर किसी ठोस से जा रहा है, अगर स्टील से जा रहा है, एल्यूमिनियम से जा रहा है, तो अगर उसमें साउंड जा रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मतलब अनुदैर्घ्य और अनुप्रास दोनों फॉर्म में वो ट्रेवल करेगा। बट अगर लिक्विड और गैस है तो सिर्फ वो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य के फॉर्म में वो ट्रेवल करेगा। और वो क्या है? यांत्रिक तरंग है, दैट मीन्स वो क्या करेगा? आपका निर्वात में कभी गमन नहीं करेगा, दैट मीन्स वो आपका क्या होगा? वो आपका, ठीक है, निर्वात में गमन नहीं करेगा, दैट मीन्स कहाँ गमन नहीं करेगा? तो आपका वो वैक्यूम में आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा। कहाँ? वैक्यूम में आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आपके और आपके पीपीएससी में पूछे गए, सबसे पहले याद रखिएगा साउंड का जो स्पीड है किसी भी माध्यम में अगर वो जा रहा है, ठीक है, किसी भी मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी मीडियम में प्रेशर कम ज़्यादा किया जाता है तो क्या साउंड की स्पीड पे असर पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं, दैट मीन्स आपका जो इसका स्पीड है वो दाब पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो आपका प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो क्या सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, आपको याद रखना है कि टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे साउंड का स्पीड उतना ही बढ़ेगा। सिंपल अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एयर जो है आपका एयर, ठीक है, एयर मतलब हवा में अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कितना स्पीड बढ़ेगा? तो याद रखिएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका 0.61 या 0.6 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ेगा अगर एयर में वो ट्रेवल कर रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। इतना चीज आपको समझ में आया? साथ में कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं कि अगर वो एयर में ट्रेवल कर रहा है तो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री पे, ठीक है, उसका स्पीड कितना होगा, चाल कितना होगा? तो आपको याद रखना है 332 या 331 भी आपको मिल जाएगा। तो 332 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? उसका चाल होता है एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे। बट यहीं अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो अराउंड इसका जो स्पीड हो जाता है वो 344 से 346 आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो नियर होगा वो लिख दीजिएगा। तो 344 जो हो जाता है इसका क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है? इसका स्पीड जो है आपका क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे
331 से 332 और 25 डिग्री सेल्सियस पे 344 से 346 के बीच में इसका स्पीड रहता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एयर पे वो ट्रेवल कर रहा है। ये चीज़ मैंने आपके साउंड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साउंड। और याद रखिएगा यहाँ है लाइट वेव। लाइट वेव में आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्या है आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और आपको मैंने कल आपको क्या समझाया था, क्या है ये, इसको एक बार अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है की नोट्स बना लो इसका, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लाइट वेव का बात करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका निर्वात में गमन करता है। सबसे ज्यादा जो इसका स्पीड होता है वो निर्वात में ही होता है, और वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा, कहां, आपका वैक्यूम में, निर्वात में, ठीक है। समझ में आया। दूसरा आपको चीज आपको समझ के रखना है कि अगर हम लोग लाइट का यहां बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइट क्या है, तो ये ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए क्या होता है आपका, ये क्या है आपका निर्वात में गमन करता है। ये चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका लाइट से मैंने कल आपको एक पॉइंट समझाया था, ठीक है, कि जो लाइट जो है, ठीक है, लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आप कह सकते हो कि लाइट किस मीडियम में कितना होगा। तो याद रखिएगा जो मीडियम जितना डेंसर होगा उसका स्पीड वहां उतना ही कम होगा, मतलब जो जितना सघन मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, उसका उतना ही क्या होगा, वहां आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगा। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चंस में आप समझाता हूं कैसे वो फंसाते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया, देखिए कि आपका विविगोर दिया हुआ है, VIBGYOR, ठीक है। इसने पूछ लिया कि जो विविगोर जो होता है, ठीक है, जो विक्षेपण के बाद, डिस्पर्सन के बाद जो 7 कलर निकलता है व्हाइट कलर से, उसमें किसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा। क्या रेड में होगा, ठीक है, क्या रेड में होगा, येलो में होगा, किस में होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसमें, रेड में जो होगा स्पीड ऑफ लाइट जो होगा सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, तो पहला रीजन, और अभी के हिसाब से रीजन याद रखना, जो वायलेट जो है सबसे डेंसर है, सबसे सघन है, ठीक है, और जो ज्यादा डेंसर होगा उसका अपवर्तांक, दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसी भी मीडियम का अगर वो, ठीक है, सघन है, दैट मीन्स वो ज्यादा ही आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, तो उसका स्पीड उतना ही कम होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन अगर पूछ लूं कि जो विविगोर होता है उसमें सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा लाइट का, तो आप बोलोगे रेड में होगा, ठीक है। और पूछा जो कि सबसे कम किस में होगा, तो वायलेट में होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रेड जो है आपका क्या है, इस विविगोर में सबसे कम आपका डेंसर है, और ये जो आपका वायलेट है सबसे ज्यादा डेंसर है। डेंसर मतलब सघन होता है, ठीक है। इतना चीज आपको समझना है, ठीक है। यहाँ इतना ही रखते हैं, बेसिक चीज है, आपको पता होगा लाइट वेव के बारे में हम लोग ने बहुत बार बात किया है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको कल ही करवाया था कि 1 MB इक्वल टू कितना होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो 1 MB जो होता है आपको, मैंने आपको बताया था कि 1 MB तो क्या हो जाएगा, देखिए 1024 गीगाबाइट। तो 1024, एक बार मैं फिर से इसको करा ही देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक निब्बल इक्वल टू होता है आपका 4 बिट, ठीक है, 4 बिट होता है एक निब्बल। ये पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि एक बाइट जो होता है, ठीक है, एक बाइट BYTE, एक बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एक बाइट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 1 किलो बाइट जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 1024 बाइट होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 MB कितना होगा, 1 MB, तो मैंने बताया था 1024 किलो बाइट जो होगा आपका, किलो ये पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। 1 MB इक्वल टू 1024 किलो बाइट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपका 1 GB क्या होगा आपका, तो 1024 MB जो हो जाएगा वो आपका 1 GB हो जाएगा। और उसी प्रकार से 1 TB क्या होगा, ठीक है,
तो टीबी होता है टेट्राबाइट, जीबी होता है गीगाबाइट, एमबी होता है मेगाबाइट, केबी होता है किलोबाइट और बाइट मतलब बाइट और बिट मतलब बिट। ठीक है, तो 1 टीबी इक्वल टू होता है आपका 1024 जीबी। ठीक है, सिंपल है, ये चीज आप याद करें ना, इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कल मैंने करवाया था वो बिट फॉर्म वाला। तो यहाँ देखिए 1 मेगाबाइट कितना होगा, 1 एमबी का बात कर रहे हैं, तो 1 एमबी इक्वल टू 1024 किलोबाइट होगा। तो 1 एमबी इक्वल टू क्या होगा, 1024 किलोबाइट। तो देखो 1024 किलोबाइट। ठीक है, और 1024 गीगाबाइट क्या होगा, तो ये 1 टीबी होगा, टेट्राबाइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 1024 बाइट क्या होगा, 1 किलोबाइट होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखना है। चलिए अब ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा ये हो गया, मैं इसको ऑप्शन फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये ए जो है, ठीक है, ए जो इस तरीके से लिखा हुआ है AR, ठीक है, यहाँ आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 18 लिखा हुआ है और ऊपर आपका 40 लिखा हुआ है। एंड क्या है आपका CA मतलब कैल्शियम, नीचे आपका 20 लिखा हुआ है, ऊपर आपका 40 लिखा हुआ है। उसके बाद O है, O आपका नीचे 8 लिखा हुआ है, ऊपर आपका 17 लिखा हुआ है। ये आपका, ठीक है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, O17 F17, ऊपर 17 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कुछ था, मैं बताता हूँ आपको। C, उसके बाद है C आपका नीचे जो था आपका यहाँ 6 लिखा हुआ है, ऊपर आपका 12 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मिट गया, यहाँ C जो है आपका यहाँ 6 लिखा हुआ है, ऊपर आपका 13 लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है आपका C यहाँ आपका ऊपर 12 है, इसमें N में आपका यहाँ 13 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। ये इधर होगा एक्चुअली। ठीक है, उसको मैंने उधर लिख दिया। अब यहाँ पूछा कि इसमें कौन सा ऐसा पेयर है। ठीक है, यहाँ पर 9 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खुद से ऑप्शन बना देखो, एक मिस हो गया। देखो, तो यहाँ पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। समस्थानिक मतलब होता है आइसोटॉप और जो संभारिक मतलब होता है आइसोबार। तो सबसे पहले यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है आपका आइसोटॉप, दैट मीन्स समस्थानिक आइसोटॉप। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आइसोटॉप होता क्या है। तो आइसोटॉप क्या होता है, ठीक है, एक ही तत्व के 2 फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और वो 2 फॉर्म कैसे होंगे, तो ऐसे फॉर्म होंगे जिसमें क्या होगा, जैसे कि आपका ये हमने ले लिया ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, कार्बन कार्बन, तो 2 हम तब 2 एलिमेंट को, ठीक है, 2 जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको तब हम लोग आइसोटॉप बोलेंगे जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा सेम होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो डिफरेंस होगा। दैट मीन्स फिर से जो आपका आइसोटॉप होगा, जो समस्थानिक होगा, उसमें सिंपल याद है, जब भी दो अगर हम लोग एलिमेंट का किसी तत्व को लेते हैं और कंपेयर करते हैं, क्या ये दोनों समस्थानिक है, तो कैसे हम बोलेंगे, दोनों में क्या होगा, सिंपल, एक सिंपल लॉजिक याद रखना, दोनों में प्रोटॉन जो होगा सेम होगा। अब प्रोटॉन सेम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, क्योंकि कोई भी एक तत्व है जितना प्रोटॉन होता है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ कुछ कंसेप्ट आपको समझना है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ एक एटम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ होता है आपका क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन और होता है आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाता है आपका मास नंबर, या इसी को हम लोग बोलते हैं आपका मास नंबर या द्रव्यमान नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, या द्रव्यमान नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, और अगर मैं पूछूं ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें अगर मैं मुझे निकालना हुआ कि आपका एक होता है आपका परमाणु संख्या और एक होता है आपका द्रव्यमान संख्या, तो ये हो गया मास नंबर, दैट मीन्स आपका द्रव्यमान संख्या। तो अगर हमें परमाणु संख्या निकालना है तो सिंपल है, परमाणु संख्या जो होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से। तो अगर मैं लिखता हूं कोई भी, यहाँ x है ये, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं z और यहां मैं लिखता हूं a। ठीक है, a। अब याद रखना ये a जो है आपका क्या है, ये आपका द्रव्यमान संख्या है, ये मास नंबर है। ये क्या होगा, प्रोटॉन प्लस आपका इलेक्ट्रॉन।
समझ के रखिएगा। और ये जो Z जो है ये क्या है आपका, ये आपका एटॉमिक नंबर है, मतलब परमाणु संख्या। ये क्या आपका द्रव्यमान संख्या है। जब द्रव्यमान संख्या दैट मीन्स मास नंबर जो होता है प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जो आपका जो एटॉमिक नंबर है, जो आपका परमाणु संख्या, वो सिंपली क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी दिखाता है। क्या दिखाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी दिखाता है, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ये जितने भी नीचे हैं, ये जितने भी नीचे हैं, ये क्या है आपका प्रोटॉन को दिखा रहा है, या आप बोल सकते हो आपका एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि जितना भी ये सब क्या आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो हमने आपको समझाया, ठीक है, कि जो मास नंबर होता है, जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो कि आपका न्यूक्लियस में मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। तो आप सिंपल अगर आपको दिया हो, ठीक है, कि परमाणु मतलब आपका जो द्रव्यमान संख्या है इतना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इतना है, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं निकाल लोगे, ये वाला चीज से याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ क्या है, हमें निकालना है कि कौन सा ऐसा है इसमें जो क्या है आपका समस्थानिक है, डेट मीन्स आपका क्या है आइसोटॉप है। और आइसोटॉप में क्या होगा आपका प्रोटॉन जो होगा इक्वल होगा, डेट मीन्स एटॉमिक नंबर आपका इक्वल होगा। तो देखो कि प्रोटॉन कहाँ इक्वल है, ठीक है। प्रोटॉन आपका कहाँ इक्वल है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, नहीं होगा। ये 8 है, ये 9 है, नहीं होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों को अगर आप देखते हो, ठीक है, ये दोनों को देखते हो तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है। तो अगर मैं समस्थानिक का बात करता हूँ तो दो तरीके से बोला जा सकता है इसका डेफिनेशन। सबसे पहले आइसोटॉप हम किसको बोलेंगे, जिस जो भी आपको दिया होगा जिसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो अलग होगा, वो क्या होता है आपस में समस्थानिक होते हैं। जैसे कि देखिए 6 है, तो ये दोनों क्या हो गया, प्रोटॉन है नीचे वाला, ठीक है। और ये कह सकते हो कि ये एटॉमिक नंबर है, तो दोनों में क्या है 6 है। और यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ 6 आएगा, इसमें न्यूट्रॉन। बट इसमें अगर इसमें करोगे तो इसमें 7 न्यूट्रॉन आएगा। तो सिंपल है, प्रोटॉन तो दोनों में सेम है पर न्यूट्रॉन अलग है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो सिंपल जब भी इस टाइप का है आप सिंपल देखना कि दोनों का नीचे सेम है कि नहीं। यही क्वेश्चन अगर आपको चेंज कर दे, ठीक है, और अगर आपको पूछे कि कौन सा इसमें जो है संभारिक है, डेट मीन्स आइसो बार है, डेट मीन्स वहां क्या होगा एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, परमाणु संख्या सेम नहीं होगा, आपका वहां क्या होगा आपका द्रव्यमान संख्या सेम होगा। तो देखो यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, ठीक है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, ठीक है। तो जहां आपका परमाणु जो आपका जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, जहां मास नंबर सेम है, वो आपका क्या हो सकता है आइसोबार हो सकता है। तो ये भी आपका आइसोबार हो सकता है क्योंकि यहाँ दोनों में 17 है, और ये भी आपका आइसोबार हो सकता है क्योंकि दोनों में मास नंबर सेम है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा आपका वो आइसोटॉप हो जाएगा, और जब मास नंबर सेम होगा किसी भी दो का तो वो क्या हो जाएगा आपका आइसोबार हो जाएगा, ठीक है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो हमें मास नंबर देता है, हमें द्रव्यमान संख्या देता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ चीजें आपको यहां से याद रखना है, जैसे हमने बात किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए उसको आप ध्यान रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसमें से सबसे हल्का कौन सा है, तो आप बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है। मास इसका पक्का याद रखिएगा, ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, केजी में होता है, आपका मास है मतलब द्रव्यमान है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है अगर पूछा जाए सबसे हल्का कौन सा है, तो सबसे हल्का सबसे लाइटेस्ट जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में वो आपका इलेक्ट्रॉन है, आपको याद रखना है। सबसे भारी कौन है अगर पूछा जाए तो जो सबसे भारी होता है वो होता है आपका प्रोटॉन। और याद रखिएगा इसका जो मतलब जिसका जो मास होता है ये होता है आपका 1.675, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखें 1.675 10⁻⁻27 kg। वहीं ये आपका
ये जो है आपका न्यूट्रॉन का है। तो सबसे भारी कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन जो होता है सबसे हल्का होता है, इसका होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, इसका में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यहाँ 1.675 है, वहाँ 1.672 है, याद रखिएगा। और सबसे हल्का कौन होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और सबसे भारी कौन सा होता है? तो आपको याद रखना, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, दूसरे नंबर पे प्रोटॉन और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन। सबसे आप पूछा जाएगा चार्ज, तो चार्ज याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और चार्ज कितना होता है इसका? तो वो भी आपको पता होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही आपका चार्ज होता है इस पर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया? चलिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। नामकरण किसने किया था? तो आपको याद रखना चाहिए, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर किया था वो आपका जेम्स चाडविक ने किया था। देखिए, इस पे जो चार्ज है, ठीक है, इस पे जो चार्ज है उसको हम लोग इस तरीके से 1.9 इंटू, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना जरूरत, अभी आप इतना याद रखो, ठीक है। और साथ में आपको मैंने क्या बताया, यहाँ आइसोटोप बताया, ठीक है, आइसोटोप बताया, समस्थानिक, और आइसोबार बताया, संभारिक। इसमें क्या होगा आपका, याद रखिएगा, आपका जो भी चीज दिया होगा, मान लीजिए x और y दिया हुआ है, दो चीज, तो पूछेगा क्या ये समस्थानिक है? तो याद रखिएगा दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो क्या हो जाएगा आपका, ये वो चीज आइसोटोप हो जाएगा दो। जैसे कि यहाँ क्या था, यहाँ हमने आपको जैसा, और आइसोबार में क्या होगा, आपका मास नंबर सेम होगा, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या सेम होगा, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कभी भी कोई चीज गुड कंडक्टर कब होगा, आप खुद बताओ, जब उसमें आयन होगा, मतलब कोई भी चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करेगा जब अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो दो वो आयन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सॉल्टी वाटर। देखिए, सॉल्ट में क्या होता है, NaCl से बनता है, और इसको जैसे ही तोड़ोगे ये क्या हो जाएगा, Na+Cl- में टूटता है, और ये क्या होगा, आयन में चेंज हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, ये है आपका करेगा, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा। बेंजीन, ये सब क्या है, बेंजीन क्या है, आप बेंजीन देखो, बेंजीन क्या है, C6H6, इसका फॉर्मूला याद रखना क्या है, C6H6, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें अगर पानी में डालोगे ये क्या है, ये नहीं कि टूट के आयन में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, C6H6 लिखते हैं, ठीक है, इसका आपका, ठीक है। और ये जो है आपका याद रखिएगा, इसका C6H6 है, और ये एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन है। एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में ही पूछा गया था, अगर आपको याद हो, कि जो भी आपका जो बेंजीन होता है उसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। तो जो सिग्मा होता है इसमें आपका 12 होता है, और पाई जो होता है इसमें आपका 3 होता है। तो सिग्मा आपका 12 होता है और पाई जो होता है इसमें 3 होता है। इसका सिंबल भी अच्छे से याद रखिएगा, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मारिएगा, यहाँ मारिएगा, यहाँ मारिएगा, यहाँ 0 मारिएगा, ठीक है। यहाँ होता है आपका H, ठीक है, 6H होगा आपका, 2 3 4 5 6, ठीक है। H H H H और H, और यहाँ क्या है, C है, यहाँ C C C C C C। तो 1 2 3 4 5 6, तो C6H6 जो होता है ये भी याद रखना, स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो C6H6 जो होता है ये आपका क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। बेंजीन याद रखिएगा, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, और 3 आपका क्या होता है, इसमें आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर, ये सबसे कुछ रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। सिंपल है। स्कल्प एक मिसाइल था, इसको किसने मिलके बनाया, स्कल्प मिशन जो है, ठीक, मिसाइल है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसको याद रखना, स्कल्प मिसाइल जो है इसको आपका यूके और आपका फ्रांस ने मिलके बनाया, ठीक है। ये करंट है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्टली फैक्ट बेस है।
उसके बाद है विच इज द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल लॉन्च्ड हुआ। देखो पोर्टल ये सब बहुत, किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे आप बिहार पुलिस में बैठो, बिहार दरोगा में बैठो, बीपीएससी में बैठो, बड़ा ही, क्योंकि आजकल एआई, ठीक है, जमाना ज़्यादा है, ठीक है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, ठीक है, पढ़ाया ना चैट जीपीटी, कमेंट करो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या, बीपीएससी में पूछा था ना, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म बताओ जल्दी नीचे, ठीक है। अब जितने भी आपके ऐप, पोर्टल, एआई बेस्ड जो भी चीज़ आता है, ठीक है, उस सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पूछा है कि सरकार द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय की निगरानी, मतलब क्या है कि खाद कोई भंडारण ना कर ले और फिर उसको ब्लैक में बेचे ना, इसलिए उसमें निगरानी के लिए क्या क्या पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, ग्रेन ट्रैकर भारत भंडारण डिपोट दर्पण या स्टोरेज सुरक्षा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिपोट दर्पण। अब जो मैं यहाँ लिखूं उसको ध्यान से लिखिए। सबसे पहले पूछा जाएगा एआई किरण किसने लॉन्च किया है, ठीक है, एआई किरण, ठीक है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है। दूसरा है आपका एआई यशोधा, ठीक है, ये एआई यशोधा, तो क्या इसको किसने किया है, ये भी महिला सशक्तिकरण के लिए। तीसरा है आपका स्केल ऐप किसने लॉन्च किया है। चौथा है आपका सहकार टैक्सी ऐप किसने लॉन्च किया है, सहकार टैक्सी ऐप किसने लॉन्च किया है, ये भी आपका पूछा गया है। साथ ही साथ है आपका, ठीक है, सचेत ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, सचेत ऐप के बाद आपको याद रखना है एक और अभी बहुत ही अच्छा ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, हाँ, यूपी सेबी चेक, ये तो नाम से आपको पता चल गया होगा, बट इसका काम पूछेगा कि क्या है, सेबी चेक और आरबीआई डाटा, उसके बाद सब याद करना पड़ेगा, इसलिए दिमाग में है मेरा यहाँ, ठीक है। स्वरेल, ये वर्ड याद रखना, वहाँ वर्ड चेंज कर देगा कि रिसेंटली, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, रेलवे गवर्नमेंट जो है, कौन सा ऐप जारी किया है या पोर्टल, ठीक है, सही से टिकट सब तक पहुंचने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, स्वरेल। एआई किरण किसने लॉन्च किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो मेटा वही है जिसका आपका फेसबुक है, जिसका आपका व्हाट्सएप है, जिसका आपका इंस्टाग्राम है, मेटा, ठीक है, मेटा ने। एआई यशोदा किसने किया है, महिला आयोग ने किया है, महिला आयोग ने किया है, ठीक है। स्केल क्या किया है, तो आपका टीकाकरण के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सहकार, ये एक टैक्सी ऐप है, जैसे ओला उबर होता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने खुद का टैक्सी ऐप लॉन्च किया है, सहकार, तो ये इंडियन गवर्नमेंट सहकार टैक्सी ऐप है, ठीक है। उसके बाद सचेत ऐप किसने किया है, तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ठीक है, अथॉरिटी जो है, सचेत ऐप डिजास्टर मैनेजमेंट ने किया है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेबी चेक किसने किया है, सेबी ने किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेन काम क्या है, तो सेबी क्या करेगा, यूपीआई आईडी को चेक करने के लिए सेबी चेक लाए। आरबीआई डाटा आरबीआई ने लाया है, याद रखिएगा, सही डाटा सब तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो असम ने किया है, लोकपथ मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। एआई सारथी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, तो आपका किसने लॉन्च किया है, तो हरियाणा सरकार ने किया। कम से कम इतना याद रखो, धीरे धीरे जब जितना करंट करवाया गया सब कीजिएगा, आसानी से सब बार बार जब पढ़ाया जाएगा याद आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। अब ध्यान से यहां समझना, ठीक है, अब जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक और एक जो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल से बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, थर्मोप्लास्टिक। सबसे पहले समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, थर्मोप्लास्टिक ये भी एक प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको पॉलीमर में, पॉलीमर बाय ड्रीम डोज मारोगे, ठीक है, बहुलक जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो आपका पॉलीमर बाय ड्रीम डोज आपका मिल जाएगा यूट्यूब पे। अब देखो, जो थर्मोप्लास्टिक है ये ऐसा पॉलीमर होता है, ऐसा बहुलक होता है, आप सिंपल मानो कि एक बार इसको आप हीट कर दिए, ठीक है, और कोई चीज आप बना लिए, जिसके जैसे कि इसका एग्जांपल होता है पीवीसी।
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप होता है ना, किसका एग्जांपल है? आपका थर्मोप्लास्टिक का। उसके बाद पीवीसी जो मैं बोलूं, आप देखो इसको सबसे याद रखने का तरीका है ना, हम आपको थर्मोप्लास्टिक से करते हैं। देखो थर्मोप्लास्टिक जो होता है ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको आपने एक बार, ये है आपका थर्मोप्लास्टिक और ये है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सेटिंग आ रहे हैं यहां, सेटिंग मतलब क्या हो गया? पूरा सेट हो गया, एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है, आपको याद रखना है, जो एक बार अगर आपने उसको गर्म कर लिया और अगर आपने उससे कुछ बना लिया तो फिक्स हो गया। ऐसा नहीं कि फिर आप उसको गर्म करोगे और फिर उसको नया शेप में कुछ बना पाओगे। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ओनली वन टाइम के लिए यूज होता है, एक बार अगर आपने उसको बना लिया तो बना लिया, तो वन टाइम यूज प्लास्टिक है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब याद रखें इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। इपॉक्सी, जैसे आपको यहां से क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछा है, ठीक है, तो ये आपका है। तो देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या कहा? इपॉक्सी याद रखना, उसके बाद मेलानिन याद रखना, मेलानिन याद रखना, ठीक है, मेलानिन याद रखना, इपॉक्सी, मेलानिन। उसके बाद आप बेकेलाइट याद रखना। ये 3 एग्जाम्पल आप यहां याद रखना। बाकी जो एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक में आपको याद रखना है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है कि एक बार आपने इसे गर्म किया और कुछ बना लिया तो ऐसा नहीं कि फिर कुछ नहीं बना पाओगे, फिर उसको गर्म करोगे और फिर उससे नया कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो इसका एग्जांपल देखो, पीवीसी आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे आप बोलते हो पीवीसी, किस में आएगा? तो थर्मोप्लास्टिक में, जैसे कि आप पाइप बनाते हो, ठीक है। उसके बाद है पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन जिसे पॉलीथीन भी आप कह सकते हो, पॉलीइथाइलिन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी इसको बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, और इसी में आता है पॉलिस्टरीन, बट याद रखिएगा पॉलिस्टरीन अगर बोले, जैसे कि यहां भी आपको लिखा हुआ है पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टरीन बोले या पॉलिस्टर बोले तो ये जो होगा ये आपका थर्मोप्लास्टिक में आएगा। बट पॉलिस्टरीन रेजिन लगा देगा, आगे रेजिन लगा देगा, तो याद रखिएगा पॉलिस्टरीन रेजिन जो होगा थर्मोप्लास्टिक, रेजिन जहां लगा होगा, ठीक है। इसमें और ये हो गया पॉलिस्टरीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, ठीक है। ये सब जो होता है, साथ में इसमें नाइलॉन लिख लो, साथ में एक्रेलिक लिख लो। ये सब क्या है? ये सब बहुलक है। तो याद रखिएगा जब भी आपको थर्मोप्लास्टिक बोलेगा तो 3 कम से कम यहां याद रखना, इपॉक्सी, मेलानिन और बेकेलाइट। बेकेलाइट से आपका जितना स्विच बनता है वो बेकेलाइट से ही बनता है, ठीक है। कुकर का हैंडल जो होता है बेकेलाइट से ही बनता है। तो बेकेलाइट, मेलानिन, इपॉक्सी, ठीक है, याद रखना ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का। बाकी आपका नाइलन हो गया, एक्रेलिक हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलिस्टरीन हो गया या पॉलिस्टर हो गया, ये सब जो है आपको याद रखना है। ये किस में आएगा? आपका थर्मोप्लास्टिक में। तो यहां मुझे कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं, पीवीसी मैंने बताया, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये है, पॉलिस्टर ये भी है, नाइलन ये भी है, एक्रेलिक ये भी है, पॉलीइथाइलिन वो भी है, पॉलीप्रोपाइलिन वो भी है। तो पी जहां दिखे तो मैक्सिमम चांसेस है आप ये वाला याद रखना। इपॉक्सी जो है आपका नहीं है, मैंने अभी समझाया, क्योंकि ये जो है ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इपॉक्सी। ये क्या है? आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स 10-12 में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो सिंपल पूछा है कि जो ए एंड बी आर इनपुट ऑफ नॉर गेट, मतलब ए और बी जो है नॉर गेट के इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा। सिंपल 2 चीज, बस आपको ज्यादा इंजीनियरिंग वाला नहीं पूछा जाएगा, बस 2 चीज, एक और पूछा जाएगा और गेट, और एक पूछा जाएगा एंड गेट। हमेशा याद रखना, अगर मैं और का सिंबल होता है इस तरीके से, इस तरीके से ये होता है और का सिंबल, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 इनपुट देता हूं ए बी, तो और में आउटपुट क्या मिलेगा इसका? ए प्लस बी, ठीक है। और एंड का जो होता है सिंबल ऐसे होता है, अगर मैं इसमें ए लिखता हूं, इसमें अगर बी लिखता हूं, तो ये जो आउटपुट आएगा ये ए इंटू बी आएगा, ए गुना बी, ए योग बी, तो और में ऐड हो जाएगा, एंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर इसमें लिखा हो नॉर, NOR, नॉर, और इसमें अगर लिखा हो नैंड,
NAND, NAND। तो बस याद रखना एंड का उल्टा होता है नैंड, एंड का उल्टा क्या होता है नैंड। ये ऊपर ये होगा A इंटू बी। देखो तो देखो और का उल्टा होता है नॉर, एंड का उल्टा होता है नैंड। तो जैसे ही नॉर लगेगा याद रखना यही वाला चेंज होके क्या हो जाएगा A प्लस बी के ऊपर बार, बार आ जाएगा। तो ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा, 1 था तो ये 0 हो जाएगा। अगर और का आउटपुट 1 आया है तो नॉर का आउटपुट 0 आएगा। सिमिलरली ये एंड का है और तो नैंड का क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा A बार हो जाएगा। इसका 0 है तो इसका 1 आएगा, इसका 1 है तो यहाँ इसका 0 आएगा। तो और एंड नॉर नैंड, इतना बस अभी आप इतना याद रख लो। यहाँ क्या पूछा था नॉर का, नॉर क्या होगा आपका ये वाला होगा। तो नॉर का जो होगा आपका यहाँ बार आई थिंक लगना भूल गया है, ठीक है। यहाँ एक बार लगा लीजिए, बार भी था यहाँ, ठीक है। और यहाँ एक आप इस तरीके से लगा लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला आप हटा दो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या नॉर पूछा है तो नॉर का आपका ये वाला जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर नैंड पूछता तो ऊपर वाला हो जाता, ठीक है। और A प्लस बी विथ नॉट लिखा हुआ है तो तभी भी ये आंसर हो सकता है, बट मैंने ये वाला आपके लिए यहाँ हटा दिया है, ठीक है, ताकि क्योंकि एग्जाम में जो था वो इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। तो A प्लस बी तो ये क्या हो जाएगा नॉर का हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए विच स्टार्टअप प्रोवाइड दी एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विस। डायरेक्टली याद रखना एंड टू एंड मतलब भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवा प्रदान करने का स्टार्टअप कौन सा है, ये जल्दी से बताइए। तो बहुत लोगों को तो पता ही होगा, जेरोदा तो खैर नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा सही हो जाएगा इसका डी हार्ट हो जाएगा, ठीक है, डी हार्ट। नेक्स्ट देखिए ये है आपका व्हाट आर स्टार। अब ये क्वेश्चन तो आपको बड़े अच्छे से आपने बचपन से देखा है, ठीक है। क्या बोला है कि पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों का क्या कहा जाता है। बहुत सारा तारा मिल जाता है, कुछ आपका देखते हुए कुछ फिगर बना लेता है, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, अरे ये फिगर मतलब बोलते हैं ना 7 तारा का एक फिगर बना लिया, ठीक है। तो उस टाइप का जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहते हैं, तो इसको सिंपल इसको क्या कहते हैं, इसको तारा मंडल कहते हैं। हम लोग जो गैलेक्सी में रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो गैलेक्सी में रह रहे हैं, जैसे हमारा एक गैलेक्सी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाशगंगा। इस गैलेक्सी में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे हमारा सोलर प्लेनेट मतलब पूरा के प्लेनेटरी सिस्टम हो गया वो है, ठीक है। उस प्लेनेट में एक प्लेनेट हमारा अर्थ भी है, तो वो भी किसका भाग है, कौन से गैलेक्सी का भाग है, तो वो है आपका आकाशगंगा। डेट मीन्स आपका मिल्की वे गैलेक्सी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे आपका गैलेक्सी, आकाशगंगा का भाग है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो क्षुद्र ग्रह जो होता है, एस्टेरॉइड्स जो होता है, कौन से दो, ठीक है, ग्रहों के बीच कौन से दो आपका प्लेनेट के बीच में आपका एस्टेरॉइड्स मिलता है, तो आपको याद रखना है मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होता है आपका एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है, ठीक है। कम से कम इसमें इतना याद रखिए। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउ बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने और लिखने की अनुमति देती है। अब देखिए सिंपल सा ये ईप्रोम है, ईप्रोम मतलब होता है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड वन। अगर फुल फॉर्म भी अगर पता है तो आप कर लोगे। इसमें क्या बोला यहाँ देखो, कौन सा ऐसा मेमोरी है जो पढ़ना और लिखना दोनों का काम करता है। तो देखो ये क्या है, इरेजेबल, इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, फुल फॉर्म याद रखना, यहाँ रीड आ रहा है तो क्या इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड कर सकते हो, ये तो नहीं होगा। रोम क्या है, ये रीड ओनली मेमोरी, ये भी नहीं होगा। सीडी रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, इसका जो फुल ये हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपका मोबाइल है उसमें एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, लिखते भी हैं, ठीक है, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये किस पे काम होता है, जो प्राइमरी काम होते रहते हैं, तो रैम पे होता है। जितना आपका मोबाइल का रैम ज़्यादा होगा, कंप्यूटर का रैम ज़्यादा होगा, उतना ही आपका वो चीज़
जो है इंस्ट्रूमेंट वो उतना ही फास्ट होगा। फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो ऑप्शन में अगर कैश मेमोरी लिखा हुआ है तो कैश मेमोरी को खाली करके रखोगे, बोलते हैं ना कैश मेमोरी एकदम खाली करके रखो तो और फास्ट मोबाइल आपका चलेगा। तो सबसे फास्टेस्ट कैश मेमोरी आपको याद रखना है। अब इसको मैं फास्ट करूंगा, बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा तो मैं रिवीजन कर पाऊंगा। अब देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज गौतम बुद्ध। देखो आपको पता होगा जो गौतम बुद्ध, ठीक है, जो अपना जो भी उन्होंने उपदेश दिया तो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिया था। वही महावीर जो थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिया था। आपका जो आपका, अब जल्दी जल्दी देखते हैं कुछ कुछ, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था जल्दी से बताओ, इनका जन्म कब हुआ था? आपका कब हुआ था गौतम जी का? 563 BC, 563 BC याद रखिएगा। इनका देहांत कब हुआ? 483 BC, ठीक है। महावीर इन पे हमेशा दोनों दिमाग में साथ ही चलता है, इसलिए तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 563 BC, लुम्बिनी में हुआ था आपका नेपाल में। इनका डेथ कब हुआ? तो 483 BC में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर। कुशीनगर आपको पता है मल प्रदेश आपने देखा था। मल महाजनपद का राजधानी क्या था जल्दी से बताओ? तो मल महाजनपद का जो राजधानी था वो था आपका कुशीनगर। कुशीनगर यूपी में अभी आप देखते हो। तो जन्म हुआ आपका 563 BC आपका कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में। देहांत इनका कहाँ हो गया? तो 483 BC आपका कुशीनगर मल प्रदेश में, ठीक है। और याद रखिएगा 4 इनका बुद्ध समिति हुआ था, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला कब हुआ था? तो जब इनका देहांत हुआ था 483 BC। दूसरा कब हुआ? 383 BC, ठीक है। तीसरा कब हुआ? 250 BC, ठीक है। और लास्ट वाला कब हुआ? तो प्रथम ईस्वी में हुआ। पहला वाला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। दूसरा वाला कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। तीसरा वाला कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा वाला कहाँ हुआ? तो कुंडलवन आपका कश्मीर में हुआ। पहला वाला में राजा कौन था? तो अजात शत्रु था। दूसरा वाला में राजा कौन था? तो काला अशोका था। अजात शत्रु काला अशोका। तीसरा वाला में कौन था? तो अशोका था। यहाँ काला अशोका, यहाँ अशोका। और चौथा वाला में कौन था? तो आपका कनिष्क था, ठीक है। फिर से अध्यक्ष कौन थे? इस समितियों का अध्यक्ष कौन थे? तो पहला में कौन था? जल्दी से बताओ। तो महाकश्यपा। दूसरे में कौन था अध्यक्ष? तो सभा कमी। तीसरा में कौन था? तो मुगलपुत्र तीसा। और चौथा में कौन था? तो आपका वसुमित्र। और उपाध्यक्ष जो था आपका कौन था? आपका अश्वघोष। यही वो अश्वघोष है जिसने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखा है। ये वही अश्वघोष है जिसने सौंदरानंद लिखा है। तो ये सब जो भी चीज मैंने डिस्कस किया एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ आप पढ़ने वाले बच्चे हो तभी आप इतना वीडियो देख रहे हो, ठीक है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि लोग देखेंगे। तो आप आराम से अगर देख रहे हो तो मैं मान के चलो आप पढ़ने वाले हो। ए फोटोवोल्टाइक सेल इज ए डिवाइस। मैंने आपको बताया है कि फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है बेसिकली ये किस चीज से बना होता है? तो ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बना होता है। सेमीकंडक्टर जिसमें कि सबसे ज्यादा यूज होता है वो है सिलिकॉन, जिसका परमाणु संख्या भी मैंने आपको याद करवाया था वो है आपका 14। और एक होता है आपका जर्मेनियम जिसका होता है 32 जो होता है आपका क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो सिलिकॉन में अर्धचालक में ये 2 पक्का याद रखिएगा। एक है सिलिकॉन जिससे आपका पूरा मोबाइल बना हुआ है, और जर्मेनियम ये दोनों से ही बना रहता है। फोटोवोल्टाइक सेल में आपका अर्धचालक यूज होता है जिसमें कि सिलिकॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अर्धचालक है। और जो फोटोवोल्टाइक सेल है अगर आपको याद है तो फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है? आपका जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट हीट एनर्जी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका ये चेंज करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे करने के लिए यहाँ बहुत सारा चीज है, जैसे कि यहाँ फोटोवोल्टाइक सेल का बात किया है तो सोलर कुकर का आपने बात सुना होगा। सोलर कुकर तो पूछा जाता है कि सोलर कुकर में किस तरीके का दर्पण यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण जो होता है आपका। तो पूछा जाएगा सोलर कुकर में किस टाइप का आपका दर्पण यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है आपका कॉनकेव दर्पण या अवतल दर्पण इसमें यूज किया जाता है। रिसेंटली आपने न्यूज भी सुना होगा कि दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में क्या हुआ है? इंडिया जो है अपना नाम जो है वो दर्ज कर लिया है। ये भी चीज आपको याद रखना है।
उसके बाद है आपका कि विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन योगा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। योगा ये सब कौन लॉन्च करता है? ग्रीन योगा। तो सिंपल है आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। अब याद रखिएगा अगर हम लोग योगा का बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो योगा दिवस अगर आपको पूछा जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आएगा, कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाया जा रहा है। इसका जो घोषणा किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा किया था। और 2015 से हम लोग क्या मना रहे हैं? आपका वर्ल्ड योगा डे मना रहे हैं। कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड योगा डे जो है हम लोग 21 जून को मनाते हैं। और इस बार को जो थीम था योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना 21 जून को हम लोग वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून से आपको याद रखना 21 दिसंबर, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी घोषित किया है कि 21 दिसंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? मेडिटेशन डे मनाएंगे, ध्यान दिवस मनाएंगे। तो ध्यान दिवस 21 जून को आपको योगा डे, इस बार का जो थीम था योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, इस बार का थीम था। और याद रखना 21 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे हम लोग मनाते हैं। साथ ही साथ जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है 25 मई को किस रूप में घोषित किया है? तो याद रखिएगा 25 मई को आपको किस रूप में घोषित किया है? तो आपको जो घोषित किया है वो किया है आपका किस रूप में? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया है, ये भी चीज याद रखिएगा। और 2026 को किस रूप में घोषित किया है, कोई बताएगा मुझे? तो 2026 को जो घोषित किया है वो किया है आपका अंतरराष्ट्रीय वोमेन फार्मर्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान दिवस के ईयर के रूप में घोषित किया है आपका 2026 को। तो ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है? मानक तापमान और दाब पर इसका स्वाद होता है। क्या स्वाद? ऑक्सीजन तो हर जगह स्वाद लग रहा है कुछ, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। बहुत ही ज्वलनशील होता है, अगर इतना ज्वलनशील होता तो इस रूम में ही आग आग होता है, हर जगह आग होता, तो ठीक है। तो ये ज्वलनशील नहीं होता है, बट ये आग को जलने के लिए हेल्प करता है, पर ये खुद में ज्वलनशील नहीं होता है। तो ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इट अपियर्स ग्रीन इन गैसियस स्टेट, अभी भी तो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। हवा में क्या है? वो गैस फॉर्म में है, तो क्या वो ग्रीन दिखता है? नहीं दिखता है, तो ये भी गलत, ठीक है। तरल, इसके बाद है तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है, ठीक है। इट अपियर्स डीप ब्लू इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, ये चीज सही। आप बोलो कैसे कैसे कैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ। H2O, H2O में क्या है? आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब ब्लू दिखता है, पानी कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। तो वही थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तरल या ठोस होने पर गहरा नीला दिखाई देता है। तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? वो ब्लू दिखाई देने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था? प्रिस्ले ने किया था, याद रखिएगा। ऑक्सीजन से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है, ठीक है, समस्थानिक है, ठीक है, समस्थानिक है, ठीक है। इसका जो एक रूप होता है ये है O3, क्या होता है? समस्थानिक जो होता है इसका आपका O3 होता है। अब देखो ये है ऑक्सीजन का ही फॉर्म, आइसोटोप हो सकता है, ठीक है। तो ये है तो ऑक्सीजन का ही फॉर्म, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ओजोन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले याद रखना ओजोन जो है, ओजोन जो है किसका? आपका समस्थानिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसका है? आपका किसका है? तो ये है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन का है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ये आपका एलोट्रोप है, एलोट्रोप। देखिए अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो है आपका, ये है आपका ओजोन गैस। तो अगर मैं पूछूं ओजोन जो है आखिर किसका ये एलोट्रोप है? तो ये जो ओजोन जो होता है किसका एलोट्रोप होता है? तो आपको याद रखना है एलोट्रोप जो होता है ये होता है आपका किसका? तो ऑक्सीजन का। याद रखिएगा जो ओजोन जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। कैसा गैस है आपका? तो ये ग्रीन हाउस गैस है। किसका एलोट्रोप है ये? तो आपको याद रखना है ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ये कहाँ मिलता है? कौन से परत में मिलता है? आपका वायुमंडल का, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। याद रखिएगा समताप मंडल में मिलता है। ये किस चीज़ से हमें बचाता है? तो याद रखिएगा ओजोन
जो गैस है किस चीज़ से बचाता है, तो हमें अल्ट्रा वायलेट रे, पर्यावरण की किरण से हमें बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है। ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और जो इतना याद रखो, ठीक है, इससे आपको मैंने आपको बताया था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में कनाडा में हुआ था, 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो ओजोन के संरक्षण के लिए ही हुआ था, याद रखिएगा 1987 में, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन का ये एलोट्रॉप है और इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछ लिया गया। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें कौन सा है जो स्कैटरिंग मतलब होता है परिकिरणन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, इसमें आपको ये बताना है, आपको बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो परिकिरणन के वजह से होता है वो होता है आपका, देखिए परिकिरणन का हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम दरोगा का तो फेवरेट है, हर बार पूछता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्कैटरिंग का, डेट मीन्स आपका परिकिरणन का। तो इससे क्या क्या होता है, सबसे पहला ब्लू कलर जो होता है स्काई का या आपका सी समुद्र का, ये क्यों होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद भी दरोगा का क्वेश्चन, सूरज उगने से पहले भी और डूबने के बाद भी हमें एक लाल चटकार कलर, सूरज उगने से पहले भी और सूरज डूबने के बाद भी एक लाल चटकार कलर हमें दिखाई देता है। वो आखिर क्यों होता है, तो रेड कलर जो दिखाई देता है उगने से पहले और डूबने के बाद भी, तो वो क्यों होता है, आपका स्कैटरिंग के कारण ही होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो भी आपका टिंडल, ठीक है, टिंडल प्रभाव जो होता है वो भी आपका स्कैटरिंग के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखिए तो ये तो हो गया आपका स्कैटरिंग जिसको आप परिकिरणन बोलते हैं। एक होता है आपका रिफ्रैक्शन, प्रवर्तन अपवर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण। तो जो भी आपका, अब जो भी मैं बोलूं ध्यान से, मैं कोई भी चीज जो आपका अपने जगह से, ठीक है, कुछ हटा हुआ या दूर दिखे, वो जो होता है आपका रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण आपका होता है। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, प्रवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपवर्तन मतलब प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो होता है याद रखिएगा उससे क्या क्या होता है। सबसे पहले तारों का चमकना किस कारण से होता है, आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आपका रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण। दूसरा, रात को हमको दूर का साउंड सुनाई देता है, क्यों होता है, आपका रिफ्रैक्शन का। तो तारा भी दूर है, दूर का चीज, साउंड भी बहुत दूर का सुनाई देता है, तो दूर का चीज अपना जगह पे नहीं है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन। तीसरा, जब पानी में अगर हम लोग कुछ चीज़ रख देते हैं तो अपना जगह से क्या, जैसे कि पेंसिल रख देते हैं तो लगता है पेंसिल बेंड हो गया है, ठीक है, या टूट गया है, जैसा लगता है आधा टूटा हुआ है, तो क्यों होता है, अपने जगह पे नहीं है, आपका रिफ्रैक्शन। मछली पानी में है, लगता तो ऊपर है पर वो अपने ओरिजिनल जगह में नहीं है, क्यों है, रिफ्रैक्शन। ये सब जो होता है आपका रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है कि सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद, मतलब सूरज निकलने से पहले लगता है कि सूरज निकला हुआ है और डूबने के बाद भी लगता है कि सूरज डूबा नहीं है, तो ये किस कारण से होता है, तो फिर वही जगह निकला है नहीं, पर प्रतीत हो रहा है कि निकल गया है, और डूब गया है लेकिन लगता है डूबा नहीं है, तो ये भी क्यों होता है, तो ये भी आपका अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। याद रखना सब यही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके डिस्पर्सन, एक चीज और, एक और आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो विक्षेपण होता है जिसको डिस्पर्सन बोलते हैं, जिसमें व्हाइट लाइट जो होता है आपका 7 लाइट में आपका कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप विवग्योर बोलते हो, ठीक है। ये किसने कंसेप्ट दिया था, तो ये जो विक्षेपण का, जो डिस्पर्सन का जो कंसेप्ट दिया है, ये जो दिया है आपका आइजैक न्यूटन ने दिया है, आइजैक न्यूटन ने दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ है आपका रेनबो। देखो रेनबो भी जो होता है ना, 2 तरीके का होता है। सबसे पहले ये याद रखना, कभी भी 12 बजे आपको रेनबो नहीं दिखेगा, रेनबो कभी भी 12 बजे नहीं दिखेगा, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उस समय क्या होता है, सर के ऊपर क्या होता है, आपका सन होता है, इसीलिए आपको रेनबो उस समय नहीं दिखेगा। आपको अच्छे से याद है, रेनबो हमेशा तभी दिखेगा जब आप उसके ऑपोजिट हो गए, ठीक है, मतलब उधर है, ठीक है, तो जब आप ऑपोजिट हो गए उधर है, ठीक है, तो आपको रेनबो दिखेगा।
12 बजे नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी उस पर आपका माथा पे सूर्य है, तो आप कैसे देखोगे, नहीं देख पाओगे। तो पूछेगा कब रेनबो नहीं दिखेगा, तो 12 बजे जो होगा वो नहीं दिखेगा। रेनबो भी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी रेनबो होता है, प्राथमिक रेनबो, और दूसरा जो होता है सेकेंडरी रेनबो। इसमें डिफरेंस आप समझ के रखना, ठीक है। अब देखो रेनबो जो होता है फॉर्म कैसे होगा, देखो एक होता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी रेनबो। पहला पॉइंट याद रखना, जो प्राइमरी रेनबो होता है इसमें एक टाइम क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और दो टाइम क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है। मतलब एक टाइम क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब एक टाइम क्या होगा प्रवर्तन होगा और दो टाइम क्या होगा अपवर्तन होगा। तो एक टाइम रिफ्लेक्शन या एक टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दो टाइम क्या होगा इसमें रिफ्रैक्शन होगा। और इसमें क्या होता है दो टाइम ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाएगा, और दो टाइम ही इसमें क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी है, याद रखना द्वितीयक है, सेकेंडरी है, तो इसमें दोनों दो बार हो रहा है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दो बार हो रहा है और आपका जो रिफ्रैक्शन है प्रवर्तन भी जो है मतलब अपवर्तन भी जो है आपका दो बार हो रहा है। देखो रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, मैं बार बार बोल दे रहा हूं अगर हिंदी इंग्लिश में, तो रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रवर्तन, ठीक है। तो दो बार इसमें क्या होगा आपका, इसमें एक बार रिफ्लेक्शन होगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। इसमें आपका दो बार आपका रिफ्लेक्शन भी होगा और दो बार इसमें रिफ्रैक्शन भी होगा, याद रखिएगा। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें जो होता है इसमें रेड कलर जो होता है बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और सेकेंडरी वाला में क्या होता है इसमें वायलेट कलर जो होता है, बैंगनी कलर जो होता है वो आपका बाहर होता है, और ये ज्यादा चमकीला होता है प्राइमरी वाला, ठीक है। इतना चीज याद करो। उसके बाद है परमाणु हथियारों, क्या है, अब यहां से फास्ट करेंगे, कुछ नहीं डायरेक्टली है, ठीक है, कि परमाणु हथियारों के निषेध संधि जिसको बोला जाता है आपका ट्रीटी ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये कब साउंड हुआ था, डायरेक्टली याद रखना, लिख लेना इसको, ठीक है, डायरेक्टली छपेगा, 2021 में हुआ था। और ये कहां हुआ था, तो न्यूयॉर्क में साइन हुआ था, ठीक है। ये BOD का कंसेप्ट आ गया, जिसको जल्दी से समझते, BOD क्या है, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप एक चीज समझो, जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर को भी ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन, तो इसलिए चाहिए तो कि जो कि हम लोग खाते हैं, जो कि जटिल, ठीक है, अणु है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो टूटता है, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तभी ना आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा, ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, वो ATP में बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका कोई एक क्या है आपका वाटर बॉडी है, कोई भी एक मान लीजिए कि छोटा सा आपका पोखर है, वो भी क्या है, पानी है उसमें। अब याद रखिएगा पहला क्वेश्चन, जितना ज्यादा पानी गंदा होगा उतना BOD ज्यादा होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे, कंसेप्ट समझिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे हमको ऑक्सीजन डिमांड हुआ किसी चीज को तोड़ने में, उसी प्रकार से अगर कोई भी एक वाटर बॉडी है, पोखरी है समझ लो, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। आप इसमें गंदगी दोगे, कैसी गंदगी, सिंपल सी बात है, जो कार्बनिक होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्लास्टिक को बैक्टीरिया तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, कार्बनिक चीजें, ठीक है। दैट मीन्स आपका ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मैटर इन वाटर, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन एयर। एयर से कोई लेना देना नहीं है हमको, BOD में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये वाटर से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक चीज से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर इन वाटर, इससे भी लेना देना नहीं। मेन चीज है आपका पानी में कार्बनिक प्रदूषक, कार्बनिक चीजें, ठीक है, ऐसे चीजें जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, और उसको क्या करेगा, वो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस है इसमें, वो क्या करेगा, इस कार्बनिक चीजों को तोड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए उस बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए एकदम गंदा पानी दे रहे हो, तो मछली क्यों मर जाएगा, क्यों मरेगा मछली इसलिए मरेगा क्योंकि मछली के लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं है पानी में। अब क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज कर ले रहा है। उस गंदगी में जितना आपका क्या है, आपका जो भी चीज गंदगी उसको डाले हो, उसको और तोड़ने में, जब तक तोड़ेगा नहीं तो डिकम्पोज कैसे होगा, खत्म कैसे होगा। तो जो भी आपको मतलब जो कार्बनिक, जो आपका जो प्रदूषित चीज उसमें अगर आप डाल रहे हो, जो कुछ भी हो सकता है कार्बनिक चीज है, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होगा उस पानी में बाहर से थोड़ी ना ऑक्सीजन आएगा, वो बैक्टीरिया यूज करेगा उस कार्बनिक आपका जो आपने गंदगी डाला है उसको आपको खत्म करने के लिए, ठीक है। और
मैक्सिमम पानी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन पानी में जो ऑक्सीजन वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा आपका उसमें जो 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 जलीय जीव है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बहुत तरीके से समझ सकते हो। बीओडी क्या है आपका बायो मतलब ऑक्सीजन का डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का डिमांड किया जा रहा है। जितना गंदगी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बीओडी बढ़ेगा। और बीओडी अगर आपको मैंने समझाया, बीओडी अगर जितना बढ़ेगा उतना ही गंदगी होगा, तो उस पोंड में जो मछली है, जो एक्वेटिक सर्वाइवल एनिमल्स है, उनका भी मरने का चांस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना, ठीक है। बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, मैंने समझाया, बाकी बुक वाली लैंग्वेज में बहुत चीज़ लिखा हुआ है। Which of the following is not affected by magnetic field? देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का जब हम लोग बात करते हैं उसमें क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, जब कोई भी चार्ज मूव करेगा, जब कोई भी चार्ज मूव करेगा एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, तब वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो। बट कोई चार्ज अगर रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, ठीक है, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, ठीक है। तो जब कोई चार्ज रुका हुआ है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा ही नहीं। जब वो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही नहीं तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, वो मैग्नेटिक क्षेत्र से वो इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर मेरे अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ही नहीं, तो तुम जितना भी मेरे साथ नॉर्थ लेके आओ चाहे साउथ लेके आओ, हम तो वहीं रहेंगे, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा। तो यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, निम्न में से किस चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव से नहीं होगा, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल तो होगा ही, इलेक्ट्रिक करंट है मतलब करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो ये भी होगा, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया मैंने क्या समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होगा जब कोई एक चार्ज चलेगा, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो दूसरा जो मैग्नेट है उसको रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर, उससे हमें मतलब ही नहीं है। यहां बोला इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, स्टैटिक जो चार्ज रुका हुआ है वो क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वेबर, याद रखिएगा। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। टेस्ला 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁴ गॉज होता है। अच्छे से याद रखिएगा, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग लाइक करते नहीं हो, देखते भी नहीं हो सब लोग वीडियोस, ठीक है, पर जितने लोग देखते हैं मैं आपको कांग्रेट्स बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ये सब चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, और ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। पीटी एकदम हंसते हुए निकलोगे फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड इज इनकरेक्ट। बहुत बार हम लोग ने एलोट्रोप का हमने बात किया है, ठीक है। देखिए, जो आपका डायमंड है, डायमंड का दो मैंने आपको एलोट्रोप मैन बताया था, एक था आपका ग्रेफाइट और दूसरा मैंने आपको बताया था डायमंड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कार्बन के बारे में गलत है। मेड ऑफ कार्बन, कार्बन एटम से बना हुआ है, बिल्कुल कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन का ही एलोट्रोप है, ठीक है, अपरूप है ये, ठीक है। दूसरा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट जो आपका जो ये है आपका डायमंड जो है वो नहीं करता है, बिल्कुल सही है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, बिल्कुल, यह सबसे कठोर प्राकृतिक है, ये भी सीखे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेम एज ग्रेफाइट, क्या इसका स्ट्रक्चर सेम आपका ग्रेफाइट का जैसा होता है, नहीं होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, जो भी आपके मतलब जो भी आपके एलोट्रोप होते हैं, ठीक है, जो भी आपके एलोट्रोप होते हैं, समरूप जो आपके होते हैं, वो सेम अवस्था में हो सकते हैं लेकिन उसका सेम भौतिक गुण नहीं होगा। सेम अवस्था मतलब जैसे कि ग्रेफाइट, ध्यान से समझना, ग्रेफाइट हो गया और आपका डायमंड हो गया, सेम अवस्था में, भौतिक अवस्था सेम है, फिजिकल स्टेट सेम है, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, बट दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर तो सेम है, मतलब फिजिकल मतलब भौतिक अवस्था तो सेम है, मतलब फिजिकल स्टेट तो सेम है, दोनों सॉलिड में है, ठीक है, आपका डायमंड भी और आपका कौन, आपका ग्रेफाइट भी, बट उसका जो फिजिकल कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है, चाहे आपका केमिकल कैरेक्टर मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों का अलग है,
कैसे बोलोगे, जैसे कि ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही आसानी से वो टूट सकता है, बट जो आपका डायमंड है वो नहीं टूटेगा। तो क्या हुआ, फिजिकल स्टेट तो सेम है बट उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, याद रखिएगा। इसीलिए दोनों का क्रिस्टल भी जो होता है वो अलग होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा जो डायमंड जो होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। और जो ग्रेफाइट है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। मैंने आपको बताया ग्रेफाइट जो है आपका मंदक के रूप में यूज किया जाता है, आपका पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बताया था ये आपका लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज होता है। मशीन में क्या होता है, स्नेहक के रूप में भी ये यूज होता है, ये भी मैंने बताया था। लीड पेंसिल के रूप में यूज होता है, ये भी मैंने बताया था। एकमात्र नॉन मेटल है और धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये सब डायमंड के बारे में मैंने बहुत चीज बताया आपको, ठीक है। जैसे कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो 2.42 होता है, क्रांतिक कोण, ठीक है। सॉरी, ये इसका क्या अपवर्तांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो 2.42 होता है। क्रांतिक कोण दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो 24.2 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब, और ग्लास को काटने में इसको यूज किया जाता है। तो काफी चीज मैंने आपको समझा रखा है। इसका जो सही आंसर होगा यही इसका सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही, सब ये सब उसी से पूछा कि वेव्स, ठीक है। वेब समिट कहाँ हुआ, जल्दी से बताइए। तो ये मुंबई में हुआ था वेब समिट, ठीक है। सब करेंट का है, सब आपका पीडीएफ से ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसको जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर पूछा कि इसमें देखो ये जितना भी दिया हुआ है ये क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके का कार्बोहाइड्रेट बताया था कि सरल कार्बोहाइड्रेट भी होता है और आपका जो जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मतलब सिंपल भी होता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो यहाँ पूछा कि कौन सा करेक्ट है, जैसे कि यहाँ लिखा है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब होता है आप जो हम लोग टेबल शुगर जो हम लोग खाते हैं, सुक्रोज। तो सुक्रोज जो होता है आपका सुक्रोज, इसी को हम लोग बोलते हैं टेबल शुगर, जो टेबल पे हमारा शुगर होता है, टेबल शुगर, ठीक है। और याद रखना सुक्रोज जो होता है बेसिकली किससे बना होता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। 2-3 पॉइंट यहां याद रखोगे। सबसे पहला जो सुक्रोज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है, टेबल शुगर बोलते हैं, पहला। दूसरा याद रखना जो ये सुक्रोज है बेसिकली, ठीक है, जो ये सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, मैंने तो सिंपल याद हो ये क्या है आपका डाइसैकेराइड है, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज फ्रैक्टोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड है, सबसे बोलते हैं ना सिंपल शुगर है इन लोग, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है, तो सबसे मीठा शर्करा जो होता है वो फ्रैक्टोज होता है। यहाँ बोला ये क्या है, सिंपल शुगर है, बिल्कुल ये सिंपल शुगर नहीं है, ये जटिल शुगर है क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बना होता है। दूसरा माल्टोज, माल्टोज को हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं, नहीं, टेबल शुगर जो हम लोग बोलते हैं ये सुक्रोज को बोलते हैं। माल्टोज भी क्या है, ये आपका जटिल शुगर है, जटिल आपका कार्बोहाइड्रेट है और ये भी आपका डाइसैकेराइड है। माल्टोज जो बना होता है ये आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से कौन बना होता है, तो माल्टोज, ठीक है। और आपका ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से कौन बना होता है, सुक्रोज, ठीक है। और नीचे है आपका, नीचे आपका क्या है, तो ये हो गया, तो ये भी गलत है। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, डाइसैकेराइड है, नहीं, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। ये तो सबसे क्या है, सिंपल शुगर है। क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया था कि जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा कौन सा है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना C6H12O6, ठीक है। तो ये भी गलत है। इसके बाद ये है कि जो एस्पर्टेम होता है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। तो ये सही है कि क्या है आपका कृत्रिम जो है स्वीटनर, कृत्रिम आपका स्वीटनर है आपका एस्पर्टेम, ये आर्टिफिशियल तरीके से स्वीटनेस के लिए बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज क्या होता है, सुक्रोज। और एक याद रखना, एक होता है आपका ग्लूकोज प्लस आपका गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो ये क्या होता है आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज भी जो होता है आपका डाइसैकेराइड होता है। तो लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड और सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। सुक्रोज जो बना होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होता है, माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, लैक्टोज जो होता है आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से आपका बना होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा इसका। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। इसमें सिंपल, अगर आपको आता है विंडोज के बारे में पता है तो विंडोज शुरू करने के लिए सेफ मोड
डिफ़ॉल्ट मोड होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब होता है जो ऑलरेडी सेट होता है, तो ये गलत है क्योंकि जो विंडोज़ जो होता है वो नॉर्मल मोड में हमेशा खुलता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक डेटाबेस प्रोग्राम है, ये डाटाबेस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। वार्सोवा की जो संधि हुआ था ये क्या था, ये 1955 के अराउंड आई थिंक ये हुआ था, 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी बोला जाता है, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी बोला जाता है, मतलब तो वर्साओ का जो पैक्ट हुआ था जिसको ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी बोला जाता है, और ये क्या था, एक मिलिट्री अलायंस था जो कि 1955 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस थे, हमने आपको टोटल 50 करवा दिया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको अपना बना लीजिए, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बीपीएससी के जो जैसे कि फिजिक्स का हम एक बार करवा देंगे, बायोलॉजी का एक बार, पॉलिटी का एक बार, इस तरीके से, ठीक है। बाकी दरोगा का, ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू एनालिसिस, जो आपका जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में वो आपको दिखेगा, उसमें हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे जैसे, और साथ में पॉलिटी रहेगा, और सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद साइंस, इस तरीके से हम लोग खत्म करते हुए जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। जय हिंद।